बड़ी खबर आपको प्रयागराज से बता दें, महाकुंभ हादसे पर डीआईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तक आंकड़ों की पुष्टि कर दी है। 30 लोगों की भगदड़ में मौत हुई है और 25 मृतकों की पहचान कर ली गई है। डीआईजी ने यह भी जानकारी दी है कि 60 लोग इस बड़े हादसे में घायल हुए हैं और इसके साथ जो विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि यहाँ पर वीआईपी प्रोटोकॉल के कारण यह हादसा हुआ है, यह भी स्पष्ट किया है डीआईजी ने कि आज कोई वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं था। इसके साथ डीआईजी ने यह भी जानकारी दी है कि 90 लोगों को उन्होंने अस्पताल पहुंचाया और समय रहते हालात पर काबू पा लिए गए, वरना यह स्टैम्पेड और भी बड़ा हो सकता था। 30 लोगों की मौत हुई है, 25 मृतकों की पहचान कर ली गई है। इसके साथ 60 लोग अब भी घायल हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भीड़ के दबाव के कारण दूसरी ओर के बैरिकेड्स टूट गए और भीड़ के लोग बैरिकेड्स बांधकर दूसरी तरफ ब्रह्म मुहूर्त के स्नान का इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं को कुचलना शुरू कर दिया। यद्यपि प्रशासन ने तत्काल राहत और बचाव कार्य करते हुए ग्रीन कॉरिडोर बनाया और एम्बुलेंस के माध्यम से लगभग 90 घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया, परंतु इसमें से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 30 श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हो गई है। इनमें से 25 की पहचान हो चुकी है और शेष की शिनाख्त की जानी बाकी है। तो सुना आपने, आप डीआईजी को सुन रहे थे। उन्होंने यहां पर जानकारी दी कि 30 लोगों की मौत हुई है, 25 लोगों की पहचान कर ली गई है और अभी यहां पर शिनाख्ती की प्रक्रिया चलाई जा रही है। 60 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन बड़ा सवाल यही कि आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है। एग्जिट और एंट्री पॉइंट आखिर एक ही क्यों थे? जिस तरह से मकर संक्रांति में जब यहां पर अमृत स्नान हुआ था, उस दौरान यहां पर अलग अलग व्यवस्था की गई थी। क्या यहां पर भीड़ के आंकड़े को सरकार और प्रशासन ठीक तरीके से भाप नहीं पाई? ये कुछ बड़े सवाल हैं जो अब भी इनके जवाब नहीं मिल पाए कि आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है, आखिर ये लापरवाही किस वजह से हुई है। तो लगभग 17 घंटे का वक्त लिया गया प्रशासन की तरफ से यहां पर जवाब देने के लिए, क्योंकि सभी यहां पर इंतजार कर रहे थे, सब जानना चाह रहे थे कि आखिर आधिकारिक पुष्टि कब होगी, आंकड़ा स्पष्ट कब हो पाएगा। तो देखिए, थोड़ी देर पहले डीआईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यह जानकारी दी है कि यहां पर 30 लोगों की मौत हुई है, 25 मृतकों की यहां पर शिनाख्त की गई है। तो वहीं अब भी 60 लोग घायल हैं, उन्हें प्रयागराज के ही 3 अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। और सीधे रुख कर लेते हैं प्रयागराज का। हमारे साथ संवाददाता संदीप तिवारी लाइव जुड़ चुके हैं। संदीप, डीआईजी ने अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आधिकारिक आंकड़ों की पुष्टि की है। 30 लोगों की मौत हुई है, 60 लोग लेकिन अब भी घायल हैं, उनकी स्थिति कैसी है? देखिए, ये बहुत ही दुखद घटना आज घटित हुई सुबह तकरीबन 1:30 बजे, जिसमें इस तरीके की घटना जिसमें 90 के आसपास लोग घायल हुए थे और 30 लोग ऐसे थे जिनकी मौत की पुष्टि हो गई है, जिसमें 25 लोगों की पहचान कर ली गई है। 5 लोग अभी भी अज्ञात हैं। जो घायल बचे हुए हैं, बाकी करीब 30 से 35 लोग, उनका यहाँ के कई अस्पतालों में, स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में, बेली अस्पताल में और कुछ निजी अस्पतालों में उनका लगातार ट्रीटमेंट चल रहा है। उसमें से कुछ लोगों की हालत जिनकी सीरियस थी, उनको आईसीयू में रख के उनका लगातार जो है वो ट्रीटमेंट चल रहा है। संदीप, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या इन 60 लोगों में से क्या कोई गंभीर हालत में भी यहाँ पर है? उनके लिए क्या विशेष इंतजाम किए गए हैं? प्रयागराज के अस्पताल में क्या तमाम व्यवस्थाएं हैं या फिर इन्हें दूसरे अस्पताल भी रेफर किया जा सकता है? देखिए, इसमें 3 से 4 लोग ऐसे हैं जिनकी हालत गंभीर बनी हुई थी, जिनको प्रयागराज के ही जो अस्पताल है वहां के आईसीयू और जो क्रिटिकल इमरजेंसी है उसमें उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। उनको सभी को यहीं पे ट्रॉमा में और इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया गया था। फिलहाल अभी किसी को बाहर रेफर नहीं किया गया है और जो भी लोग थे उन सभी का इलाज प्रयागराज के ही अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। ठीक है संदीप, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी कि 17 घंटे का वक्त लग गया, आधिकारिक पुष्टि का सब इंतजार कर रहे थे कि कब सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से, मेला प्रबंधन की तरफ से कुछ बयान आएगा क्या? उसमें तो देरी हुई है। क्या अब जांच को लेकर के भी कुछ सुगबुगाहट आप समझ पा रहे हैं कि जांच के लिए कुछ आदेश दिए जाएंगे क्या सरकार की तरफ से, या फिर किसके ऊपर गाज गिरेगी? लापरवाही तो हुई है, बहुत बड़ी लापरवाही हुई है। देखिए, अगर लापरवाही की बात करें तो एक यहाँ पर एक और चीज देखने को मिल रहा है, दूसरे के सर पर ठीकरा फोड़ने वाली जो कहावत होती है, कहीं ना कहीं कुछ लोग जनता के सर पर ठीकरा फोड़ रहे हैं तो कहीं
पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के ऊपर आरोप मढ़े जा रहे हैं। तो लगातार ये आरोप प्रत्यारोप की सिलसिले भी जारी है। जांच की बात करें तो जांच की हो भी सकती है, लेकिन जो हादसे को ये बताया जा रहा है, ये जिनकी मौतें हुई ये सब वो लोग थे जो या तो गंगा किनारे सो रहे थे या फिर वहां पर बैठे हुए थे। अचानक लोगों ने बैरिकेड के ऊपर से निकलना और उसको क्रॉस करके तो वहां से दौड़ना शुरू किया, जिस दौरान इन लोगों की मौत हुई। तो आधिकारिक पुष्टि के लिए लगातार मीडिया बिल्कुल संदीप, अब तमाम पहलुओं की यहाँ पर जांच की जाएगी कि आखिर यह हादसा किस तरह से हुआ है, लापरवाही आखिर किस स्तर पर हुई है। अब रुक कर लेते हैं हरप्रीत कौर रीन का, वो भी हमारे साथ प्रयागराज से लाइव जुड़ चुकी है। हरप्रीत, आप भी जानकारी दीजिए कि 60 लोग घायल बताए जा रहे हैं, उनमें से अभी कितने लोगों की हालत यहाँ पर गंभीर है, क्या इसकी कुछ जानकारी, और क्या कुछ लोग लापता भी हैं? क्योंकि इस तरह की भी खबरें लगातार सामने आ रही है कि कई लोग लापता है, पता नहीं चल पाया है उनका इस भगदड़ के बाद। यहाँ पर जिस तरह से सुबह करीबन 1:30 बजे 2 बजे के बीच जो हादसा हुआ है, भगदड़ मचने से लोगों की मौत हुई है, उसका जो आंकड़ा है वो इसकी संभावना जताई जा रही थी कि 14 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। और अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की अधिकृत जानकारी दी गई है, इसके साथ ही अब ये भी बताया जा रहा है कि अभी भी 10 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी हालत बेहद गंभीर है, जिनकी जान अभी भी खतरे में है। तो माना जा सकता है कि मृतकों की संख्या यहाँ पर बढ़ सकती है। इसके साथ ही अपने दर्शकों को जानकारी देना चाहेंगे कि मृतकों में मध्य प्रदेश के छतरपुर की महिला हुकुम लोधी 45 साल की वो शामिल हैं। वो अपनी बेटी दीपा लोधी जिसकी उम्र 19 साल है उसके साथ 27 जनवरी को प्रयागराज आई थी। हालांकि बेटी जो है वो घायल है। इसके साथ ही भितरवार के हरि साहू और उनकी पत्नी शकुंतला साहू लापता है। तो ये मध्य प्रदेश का आंकड़ा है, यानी कि जो लोग यहाँ पर मध्य प्रदेश से आए थे उनमें से यहाँ पर एक महिला की मौत हुई है और जो बताया जा रहा है कि छतरपुर की यहाँ रहने वाली, और इसके साथ ही भितरवार की जो एक महिला और उसका पति है वो दोनों लापता है। तो फिलहाल अभी जिस तरह से जो आंकड़े सामने आए हैं, घायलों की जो हालत है वो बताई जा रही है कि गंभीर है और ऐसे में ये जो आंकड़ा है मौत का वो बढ़ सकता है। भगदड़ के जो वीडियो सामने आए थे उसे देखने के बाद ही इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि आंकड़ा लगातार बढ़ सकता है या मृतकों की संख्या ज्यादा हो सकती है। भले ही सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से इस बात की पुष्टि ना की जा रही हो, लेकिन समझा जा सकता है कि जिस वक्त यह हादसा हुआ है, भगदड़ हुई है, उस वक्त घाट पर बिल्कुल हरप्रीत, लगातार IBC 24 ने भी हर एक तस्वीर अपने दर्शकों के साथ साझा की और वो तस्वीरें बेहद ही भयानक थी, भयावह थी, जो यही साफ बता रही थी कि हादसा कितना बड़ा हुआ है, आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, जैसे कि आप जानकारी दे रही हैं। नजर आप बना के रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए। तो मंगलवार देर रात महाकुंभ में हुई भगदड़ में, जैसा कि हमारी सहयोगी हरप्रीत भी जानकारी दे रही थी कि छतरपुर के एक महिला की मौत हो गई है। 45 साल की मृतका अपने परिजनों के साथ कुंभ में स्नान करने गई थी, लेकिन कुंभ में हुई भगदड़ के दौरान उनकी मौत हो गई। प्रशासन ने पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को महिला का शव सौंप दिया है। बता दें कि प्रयागराज में संगम स्थल पर भगदड़ से 30 लोगों की मौत हुई है, जिसकी आधिकारिक पुष्टि की गई है, जबकि कई लोग घायल हैं। वहीं ग्वालियर से एक दंपति जो प्रयागराज पहुंचे हुए थे, महाकुंभ पहुंचे हुए थे, उनके यहां पर लापता होने की खबर मिल रही है। ये भीतरवार के रहने वाले थे। हरि साहू अपनी पत्नी शकुंतला साहू के साथ यहां पहुंचे थे, मौनी अमावस्या के स्नान में गए थे और कल शाम 5 बजे आखिरी बार उनसे बातचीत हुई है। उसके बाद से दोनों के ही मोबाइल बंद है और प्रयागराज अब इनके परिजन रवाना हो गए हैं। मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट की रोक वाले विषयों को छोड़कर बाकी तमाम भर्तियों में 27% ओबीसी आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के खिलाफ दायर जनहित याचिका खारिज कर दी है। इस याचिका में प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग के उस निर्णय को चुनौती दी गई थी जिसमें सरकार ने कोर्ट की रोक वाली भर्तियों को छोड़कर बाकी सभी भर्तियों में 27% ओबीसी आरक्षण देने के आदेश दिए थे। अब इसके खिलाफ दायर की गई जनहित याचिका खारिज होने के बाद बाकी भर्तियों में फिर से 27% ओबीसी आरक्षण का रास्ता खुल गया है। हालांकि ओबीसी आरक्षण को चुनौती देने वाली कुछ याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में अब भी पेंडिंग है। अब पूरे मामले पर ओबीसी वर्ग के वकील ने क्या कहा है, सुनिए आप। हजारों बच्चे होल्ड हैं विभिन्न भर्तियों में, उनको अनहोल्ड करके उनको विधिवत 27% के मान से भर्ती दी जाए और एक कार्यवाही माननीय महाधिवक्ता कार्यालय के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि जब तक ये अनुमत नहीं देंगे तब तक ये भर्तियां अनहोल्ड होने की संभावना नहीं है।
जिन जिन विभागों में नौकरियां मिले उनमें ये आरक्षण लागू हो, जिन विभागों में नौकरियों में आरक्षण दिए जाने पर रोक लगी हुई है उस रोक को हटाते हुए पूरे पिछड़े वर्ग को 27% का लाभ मिले, रोजगार से वंचित हैं उन्हें भी इसका लाभ देते हुए तत्काल नौकरियों पर उन्हें नियुक्त किया जाना चाहिए। कमलनाथ के समय ये जो अन्याय था वो उस वर्ग के साथ हुआ, ना उसके लिए ढंग से न्यायालय में पक्ष रखा गया और गलत जानकारी दी गई। अब शनै शनै सरकार के प्रयास से, न्यायालय के आदेशों से ये रास्ता साफ हो रहा है और बहुत जल्दी ये जो सपना जो सबने मिलकर देखा था वो पूरा होगा। तो 27% ओबीसी के इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने इस पर एक्सपोस्ट किया है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कमलनाथ ने इस पर पूर्व की शिवराज सरकार को घेरा और अभी की मोहन सरकार को भी घेरा। उन्होंने एक्सपोस्ट में लिखा कि मार्च साल 2019 में उन्होंने अपने कार्यकाल में ओबीसी को 27% आरक्षण देने का प्रावधान किया था। हाईकोर्ट के फैसले ने मेरी सरकार के निर्णय को एक बार फिर सही साबित किया है। अब मध्य प्रदेश सरकार को तत्काल सभी स्तर पर 27% ओबीसी आरक्षण देना निश्चित करना चाहिए। तो खबर तो आपने जान ली, अब जानते हैं कि खबर की खबर क्या है। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण का रास्ता खुल गया है, लेकिन इस पर सियासत हो रही है। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं जबलपुर से हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे। विजेंद्र, जिन 3 विषयों पर हाईकोर्ट की रोक है उनको छोड़कर बाकी भर्तियों में 27% ओबीसी आरक्षण अगर फिर से बहाल होता है तो इससे निश्चित तौर पर राहत तो मिलेगी। अब इसमें आगे का रास्ता कैसे बनेगा, ये जरा बताइए। बिल्कुल 27% ओबीसी आरक्षण खासतौर पर वो विषय जिन पर हाईकोर्ट की रोक रही है। इसमें नीट पीजी दाखिले थे, मेडिकल ऑफिसर्स की भर्ती थी और हाई स्कूल शिक्षकों के 5 विषय थे। इन भर्तियों को छोड़कर बाकी सभी भर्तियों पर भी 27% आरक्षण दिया जा रहा था, जिस पर रोक लग गई थी। लेकिन इसको चुनौती देने वाली जो याचिका थी उसको ही हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो ये माना जा रहा है कि जब मूल याचिका खारिज हो गई है लिहाजा वो स्टे भी वेकेट हो गया है और अब सरकार जो है बाकी भर्तियों पर भी 27% आरक्षण यानी बढ़ा हुआ ओबीसी आरक्षण देने के लिए स्वतंत्र है। और साथ ही साथ खुद सरकार के अभिमत के कारण 87 और 13% रिजर्वेशन और नियुक्तियों का एक फार्मूला प्रचलन में आ गया था, जिसमें महाधिवक्ता के अभिमत के बाद खुद सरकार ने कोर्ट में ये मान लिया था और सरकार हाईकोर्ट ने इस पर मुहर भी लगा ली थी कि 87% जो जैसे 100 पद है उसमें से 87% पद भर लिए जाएं और 13% पद यानी जो ओबीसी आरक्षण के 27 में से 13 निकालते हैं तो 14% जो मौजूदा रिजर्वेशन है वो 13% बढ़ा हुआ जो आरक्षण है ये 13% पद होल्ड कर दिए जाए और 87% पदों पर नियुक्ति की जाए। तो ये जो फार्मूला है वो भी अब इस याचिका के खारिज होने से खत्म हो गया है। इससे इतना साफ है कि बचे हुए जो 13% पद थे जो लगातार साल 2021-22 से लगातार होल्ड पर है, उन पदों पर ओबीसी अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जा सकती है। लेकिन ये वो भर्तियां होंगी जिन पर हाईकोर्ट की रोक नहीं है और इसके लिए चूंकि ये महाधिवक्ता के अभिमत के कारण ही 87-13% का फॉर्मूला प्रचलन में आया था, लिहाजा ये माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता कार्यालय को एक अभिमत सरकार को देना होगा, जिसके आधार पर बिल्कुल सभी को इंतजार है कि वो अभिमत कब सरकार के पास पहुंचेगा, पूरा प्रोसेस कब क्लियर होगा, क्योंकि एक तरफ इसको लेकर के राजनीति भी हो रही है, दूसरी तरफ असमंजस की स्थिति भी है भर्ती को लेकर के। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए विजेंद्र।